देखिए दी बैटमैन पार्ट 2 तो डेफिनेटली डिले हो चुकी है। अक्टूबर 27 काफ़ी दूर है अभी वक्त आने में। इस बीच में काफ़ी कुछ नए चेंजेस भी हुए हैं। स्क्रिप्ट को लिखने में टाइम लगा था जिसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम मांगा गया है। लेकिन फिल्म की शूटिंग जो है इस साल के सेकेंड हाफ से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगले 6 महीने में फिल्म का विलन कौन होने वाला है, क्या बेसिक प्लॉट होगा, ये हमको जानने के लिए मिल जाएगा। लेकिन रॉ पैटर्सन का जो फ्यूचर है वो अभी डिसाइड होना बाकी है कि मतलब दी बैटमैन पार्ट 3 जो आएगी या फिर बैटमैन पार्ट 2 जो बन रही है वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का यूनिवर्स रहेगा या फिर डीसीयू से कनेक्ट किया जाएगा। अब देखिए डीसीयू से इसको कनेक्ट करते हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेगेटिव तो हमेशा कोई ना कुछ लोग निकाल ही देते हैं। लेकिन फोकस करते हैं अगर मानते हैं कुछ ऐसा हो जाता है कि समहाउ रॉ पैटिंसन बिकम्स द पार्ट ऑफ डीसीयू, वो ही बैटमैन प्ले करते हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स क्या क्या हमको देखने मिल सकते हैं। देखिए जब भी हमेशा कोई एक्टर या फिर कुछ अनाउंसमेंट होती है स्टूडियोज की तरफ से, अक्सर यहाँ पे फैंस या फिर ऑडियंस अपनी तरफ से नाराजगी जताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीथ लेजर के अगेंस्ट थे लोग, या फिर माइकल कीटन को जब अनाउंस किया गया था बैटमैन, उनके अगेंस्ट भी लोग थे। हीथ लेजर जो कि लेजेंडरी जोकर, उनके अगेंस्ट थे। फिर बेन एफ्लेक को जब अनाउंस किया तब उनके भी अगेंस्ट थे। फिर रॉ पैटिंसन को जब अनाउंस किया कि दैट ही विल बिकम बैटमैन, लोग उनके भी अगेंस्ट थे। पर एट द एंड वी ऑल नो दे ऑल वन आवर हार्ट्स। तो यहाँ पे स्टूडियोज अगर कुछ बड़े फैसले ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सोच समझ कर नहीं ले रहे। मतलब दे हैव मच बेटर माइंड्स जो कि यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो सारे यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम होता है, टीम डिस्कशन होता है, एंड उसके बाद वो कुछ बड़े बड़े फैसले लेते हैं। बट अगर रॉ पैटिंसन बनते हैं डीसीयू के बैटमैन, जिसके लिए वो तैयार भी हैं, ही इज लाइक डाउन फॉर इट। उन्होंने कहा है कि अगर वो डीसीयू का पार्ट बनते हैं तो ही इज वेरी मच हैप्पी, एंड अगर मैट्रिक्स का पार्ट रहते हैं तो भी वो खुश है। तो अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होंगे? देखिए जो भी कुछ नया आइडिया होगा डेफिनेटली ऑडियंस के साथ घुल मिल जाएगी, ऑडियंस को पसंद आने लग जाएगा वो पार्ट, क्योंकि कहानी को इस तरीके से बनाया जाएगा। अभी हम सिर्फ एक ही फोकस के एक ही डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिल्म ग्राउंडेड रहेगी, रियलिस्टिक रहेगी, ऐसी रहेगी वैसी रहेगी। लेकिन व्हाट इफ वो बैटमैन यूनिवर्स को एक सेपरेट एंटिटी रखें एंड उसको फिर समहाउ मर्ज कर दें डीसीयू से। उससे बीट द बैटमैन एपिक सागा यूनिवर्स जो है, क्राइम सागा यूनिवर्स, वो अपने आप में अलग है और उसका काइंड ऑफ स्पिन ऑफ बन गया डीसीयू, या फिर द बैटमैन जो फ्रेंचाइजी है वो स्पिन ऑफ बन गई डीसीयू के। प्लस यहाँ पे दी बैटमैन अपने आप में बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, मास्टरपीस थी। तो यहाँ पे अगर फाउंडेशन ही अच्छा है, फर्स्ट स्टोन ही अच्छा है, आपका फाउंडेशन स्टोन अच्छा है, तो यूनिवर्स क्रिएट करने में आसानी रहती है, यूनिवर्स अच्छा बनता है। दी बैटमैन को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। अगर वो डीसी की फर्स्ट फिल्म बनती है तो नेक्स्ट फिल्म हो जाएगी सुपरमैन। उस हिसाब से सोचिए कितना बढ़िया बिल्डअप हो रहा है। एंड जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है बैटमैन, उसने डीसीयू की शुरुआत की। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल यहाँ पे प्ले होता है वो है एज फैक्टर। डेविड कॉन्सर्वेट इज 32, इस साल 32 के हो जाएंगे, एंड पैटिंसन विल बी 38 और 39, आई गेस 39 के साल हो जाएंगे वो। तो इस हिसाब से हुआ कि 7 साल का एज डिफरेंस है। बट रिमेंबर कि एज डिफरेंस या फिर अगर स्क्रीन एज डिफरेंट होती है, मतलब अगर रॉ पैटिंसन 40 साल के हैं और वो 30 साल के रोल प्ले कर रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रियल एज और स्क्रीन एज में फर्क होता है। अगर रॉ पैटिंसन यंग दिखते हैं, विच ही ऑफ कोर्स डज, तो ईजिली 30 साल का भी रोल प्ले कर सकते हैं, एंड मेकअप के बाद तो 50-60 साल का भी रोल प्ले कर सकते हैं प्रोस्थेटिक के थ्रू। तो एज, रियल एज क्या, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंडली कॉन्सर्वेट और पैटिंसन की एज डिफरेंस 7 साल का है इन रियल लाइफ, एंड अगर हम स्क्रीन पे भी दिखाए जाएंगे तो ऑडियंस भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ पैटिंसन बड़ा है, यानी कि ब्रूस वेन यहाँ पे क्लार्क केंट से बड़ा है। क्लार्क केंट की एज भी 25-30 की दिखाई है, एंड पैटिंसन वाले बैटमैन की 30 दिखाई थी एज इन द बैटमैन पार्ट 1। अब पार्ट 2 में अब सिंस यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में टाइम लग रहा है, वैसे तो ओरिजिनली प्लान ये किया गया था कि पार्ट 2 वहीं से शुरू होगी जहाँ पे पेंगुइन फिल्म खत्म, जहाँ पे पेंगुइन सीरीज खत्म होती है। बट अब यहाँ पे कंसिडरिंग की डिफरेंस ऑफ 5 ईयर्स हो चुका है पार्ट 1 फिल्म में पार्ट 2 में, तो मुझे लगता है यहाँ पे टाइम जंप भी दिखाया जाएगा। ब्रूस वेन कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी हम देखेंगे, वो शायद अब पब्लिकली ज़्यादा अपीयर होता है। एंड ब्रूस वेन अब फर्स्ट पार्ट में 30 का था, तो मे बी 32-33 का था। ही इज़ यंग बट स्टिल मच मोर एक्सपीरियंस नाउ। एंड वहीं पे जो सुपरमैन है वो 25 से 30 का है, तो मतलब 7-8 साल का डिफरेंस है। दैट इज परफेक्ट, बिकॉज इस एज के हिसाब से अगर बैटमैन 33-34 का है एंड सुपरमैन भी 25 से 30 के बीच में है, तो इजीली 10 to 15 to 20 ईयर्स आराम से फिल्म्स बन सकती हैं। क्योंकि बैटमैन जो कैरेक्टर है वो तो 65-70 तक बैटमैन रहा है, ब्रूस वेन, अलग अलग आइट्रेशंस में। जैसे फ्रैंक मिलर की जो बैटमैन रिटर्न्स कहानी है, द डार्क नाइट रिटर्न्स, उसमें बैटमैन 55 से 65 के बीच में रहा है, द डार्क नाइट रिटर्न्स से लेके द डार्क नाइट स्ट्राइक्स अगेन तक। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखने को मिलेगी। एंड सोचिए इसमें कितनी सारी बैटमैन की फिल्म्स आ जाएंगी, कितनी सुपरमैन की फिल्म्स आ जाएंगी, एंड जस्टिस लीग भी। अगर 2025 से डीसीयू शुरू हो रहा है, 2045 तक जब पैटिंसन कुछ
59-60 के होंगे, जो कि आजकल के एक्टर्स रोल प्ले करते हैं इतना लंबा टाइम तक सुपर हीरोज। और बैटमैन की तो एज रही है, बैटमैन हमेशा कभी भी एक बच्चा नहीं दिखाया है, वो थोड़ा मतलब 30 से लेके या फिर लेट 20 से लेके 60-65 तक दिखाया है, तो बैटमैन को इजीली स्ट्रेच किया जा सकता है। एंड अगर यहाँ पे सवाल उठता है कि बट एजिंग तो होगी एक्टर्स की, 20 साल में उनके चेहरे पे ऐसा होने लगेगा। पैटिंसन तो चलिए, अगर ब्रूस वेन तो एज कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट डेविड कॉर्नस्वेट? तो यार ऑफकोर्स उसके लिए सीजे वगैरह भी है, उसके लिए भी कुछ अलग कहानी इस तरीके से लिखी जाएगी कि जो सुपरमैन है वो एज नहीं करता है, इतना ज़्यादा एज नहीं करता, बट फिर देन यहाँ पे सीजे का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर मेकअप का इस्तेमाल किया जाएगा उसको यंग दिखाने के लिए। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमें मिल सकती है पैटिंसन के थ्रू। उसके बाद बात ये जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और कुछ ना कुछ लोगों में डेफिनेटली कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि दो बैटमैन एक साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो भी समवेयर अराउंड सेम एज। बिकॉज जो बैटमैन जो होगा पैटिंसन वाला, वो भी 35 के आसपास का होगा, 35 से 40 के बीच में। एंड जो ब्रेव एंड दी बोल्ड बैटमैन होगा वो भी 35 से 40 के बीच में ही होगा। अगर यहाँ पे बैटमैन की एज का डिफरेंस होता, मतलब पैटिंसन वाला अर्ली 30s में रहता एंड ये वाला लेट 30s लेकिन या फिर अर्ली 40s या फिर मिड 40s तक, तब एज डिफरेंस समझ आता है, जब ठीक है चलो अलग अलग कहानी है। लेकिन दो बैटमैन समवेयर ऑन द सेम एज लेके आगे बढ़ना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि दो बैटमैन को लेके आने की क्या जरूरत थी, अब कौन सा बैटमैन अलग है। इसलिए यहाँ पे अगर एक ही बैटमैन कंटिन्यू रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे पैटिंसन वाले बैटमैन से। कैरेक्टर डेवलपमेंट हमको पैटिंसन वाले देखने के लिए मिला है पार्ट 1 से। पार्ट 2, पार्ट 3, बैटमैन के 3 पार्ट आएंगे, फिर जस्टिस लीग से कैसे कंबाइन करते हैं, डीसीयू कैसे पार्ट बनता है, तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट हमको देखने मिल सकता है बैटमैन का। हम इमोशनली कनेक्ट भी फील करेंगे उससे। मतलब ऐसे समझिए कि 2022 में पार्ट 1 आई थी, एंड अगर 2042 में जस्टिस लीग खत्म हो रही है, सीरीज खत्म हो रही है, वहाँ पे हम देखते हैं कि बैटमैन आपको सैक्रिफाइस कर दे समहाउ, तो एक्चुअली लोग बुरा फील करेंगे, वहाँ पे इनको रोना आएगा, इमोशनली कनेक्ट हो चुके थे बैटमैन से। वहीं पर अगर आप नया बैटमैन लेके आएंगे जिसने शायद इतनी ज़्यादा फिल्म्स नहीं कर पाए, तो अलग कहानी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर पैटिंसन को लेकर चलते हो, इट्स अ गुड थिंग, इट कुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो फैंटास्टिकल बैटमैन नहीं है, तो ग्राउंड लेवल बैटमैन है। ये तो पार्ट 1 दिखाया ना अभी, हमको नहीं पता पार्ट 2 में क्या क्या विलन्स आने वाले हैं अभी, राइट। पार्ट 2 में वैसे मिस्टर फ्रीज की बात चल रही है या फिर कोर्ट ऑफ आउल, जो भी, हमको तो नहीं मालूम एज ऑफ नाउ कौन होगा विलन। कनेक्ट कर देंगे इसको, कनेक्ट फैंटास्टिकल बैटमैन बना देंगे इसको, आगे कुछ ऐसे विलन सैंडमैन टाइप के, या फिर कुछ ऐसे किलर क्लॉक जो कि एक्चुअली एक म्यूटेंट है, बना सकते हैं। अभी पार्ट 1 ही तो आया है, पार्ट 2 हो सकता है। वैसे भी पार्ट 1 का जो विलन है रिडलर, वो तो अपने आप एक रियलिस्टिक विलन ही है, राइट। बना सकते हैं पार्ट 2 या पार्ट 3 में वैसा विलन, ऑफ को फिर डीसीयू से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कहीं पे भी फिल्म में मेंशन नहीं किया गया है कि मैट्रीज वाले बैटमैन यूनिवर्स में फैंटास्टिकल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हो सकता है कि मेट्रोपोलिस हो सकता है मेट्रोपोलिस में ही सुपरमैन की कहानी चल रही है डेविड कॉन्स्ट्रेट वाली, अभी तो कहीं पे नेगेटिव तरीके से इट्स पॉसिबल, राइट। ये गौथम की कहानी ये थी, उधर एक मेट्रोपोलिस की कहानी वो है, फिर बाकी वर्ल्ड की कहानी ये है, बाकी जगह भी सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं या सुपर विलन्स एग्जिस्ट करते हैं। बैटमैन का फोकस गौथम सिटी पे है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमको ग्राउंडेड लेवल बैटमैन देखना पसंद है, बट उसके साथ साथ एक फैंटास्टिकल बैटमैन हमने देख भी लिया, आगे इसको कंटिन्यू करते तो मजा आएगा, क्योंकि हम बहुत बार फैंटास्टिकल बैटमैन मिस कर चुके अपॉर्चुनिटी। हमने फैंटास्टिकल बैटमैन एज ऑफ नाउ विच आई कैन रिमेंबर इज डेफिनेटली फ्रॉम ईदर द सीरीज, एनिमेटेड सीरीज, या फिर बेन एफ्लेक वाला बैटमैन। लेकिन उसमें भी हमने बेन एफ्लेक वाले बैटमैन के विलन, जो बैटमैन के विलन उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। डेथस्ट्रोक का भी हमको देखने नहीं मिला। हमारा जो फोकस है वो जस्टिस लीग की एंटायर टीम के साथ जो विलन्स थे, स्टेपेनवुल्फ हो गया, डार्क साइड हो गया, उसके ऊपर फोकस था। लेकिन बैटमैन के अपने आप फैंटास्टिक विलन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे इमेजिन करिए मैट्रिक्स वाले यूनिवर्स में हमको बैटमैन वर्सेस ड्रैकुला देखने को मिले, क्या बढ़िया फिल्म बनेगी वो, कितनी हॉरर टेल कहानी होगी, मज़ा आएगा उसको देखने में। तो हाँ, अगर यूनिवर्स को कनेक्ट कर दिया जाए डीसीयू को मैट्रिक्स वाले से एंड फैंटास्टिकल बना दिया जाए, तो बल्कि और ज़्यादा एनहांस हो सकता है वो। ये गौथम जैसा है, वो गॉथिक सिटी है, वहाँ पे कुछ हॉरर एलिमेंट्स होने लगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा बैटमैन की फिल्म देखने के लिए। बैटमैन एंड हॉरर, अमेजिंग। सो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डेफिनेटली अगर पैटिंसन प्ले करते हैं बैटमैन इन डीसीयू एज वेल। अपनी सीरीज कंप्लीट करो एंड फिर डीसीयू को भी कनेक्ट कर दो, आई थिंक ये सिचुएशन प्ले हो सकती है। अब खैर दे आर बेटर माइंड्स लाइक जेम्स गन, मैट रीव्स, दे नो मच बेटर कि उन्हें कैसे प्लान कर रहे हैं। बट हाँ, अगर ऐसा होता तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड सिचुएशन। बट एनीवे, लेट्स होप कि कुछ अच्छा ही हो, जो भी कुछ हो, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। बट आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर बीइंग ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर पैटिंसन प्ले करते हैं तो और क्या क्या हमको बेटर चीज़ें देखने मिल सकती हैं डीसीयू फ्रॉम बैटमैन पर्सपेक्टिव। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो यहाँ पे आ रहा है। मिलता है सभी से अगली वीडियो, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।